गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने कनेक्टेड मोशन को डिस्कस किया था। कनेक्टेड मोशन को जब डिस्कस किया था तो बेटे यहाँ पर एक वेट m1 इधर था और इधर m2 वेट लिया था और यहाँ पर टेंशन ली थी हमने T। ठीक है बेटे, आज हम इसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। वो टॉपिक जो आपको करवाया था वो 11th क्लास के अकॉर्डिंग है। आप अगर एग्जाम देते हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 11th में, बट कंपटीशन के लिए बेटे हम इसको थोड़ा और डीप स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये टेंशन क्या होती है। टेंशन मैंने कल बताई थी सिंपल लैंग्वेज में। ये एक, जब हम रस्सी को खींचते हैं तो वो जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट इज नोन एज टेंशन। उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन। So tension is the system of intermolecular forces. It is the system of intermolecular forces. Intermolecular force कौन से होते हैं बेटे? जैसे हमारी ये रस्सी है, ये रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी के अंदर आपको पता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे, जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस रस्सी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बेटे सिस्टम ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच में? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए स्ट्रिंग, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है। अभी हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए स्ट्रिंग। कब? When string is stretched। कब अप्लाई होगा भाई? ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रेच्ड। When string is stretched, जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया था। When string is stretched, tension becomes active। जब टेंशन बनेगी, टेंशन becomes active, ठीक है। हमारे पास रस्सी है, ये स्पोज रस्सी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने नहीं लगे हुए हैं आपस में, ठीक है। जैसे ही इस रस्सी को स्ट्रेच करेंगे बेटे, स्ट्रेच करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, और ड्यू टू दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच में ड्यू टू दैट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स उन सभी मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर लेकर आना चाहता है। तो टेंशन क्या होगी? सिस्टम ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सिस्टम होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग। कहां पर होगा? स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। कब होगा? जब स्ट्रिंग स्ट्रेच हो, ठीक है। तो इस टाइम पे टेंशन एक्टिव रहेगी। जब स्ट्रिंग टेंशन में, स्ट्रिंग स्ट्रेच रहेगी, तब टेंशन एक्टिव रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? लिख लो बेटे, इसको लिखना चाहते हो तो ओके। दूसरा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर रहेगा, फर्स्ट पॉइंट ये है, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम फोर्स ऑफ टेंशन। जो टेंशन का फोर्स है ना, फोर्स ऑफ टेंशन ऑन, फोर्स ऑन टेंशन। बेटे लैंग्वेज समझना पहले तो। ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और यहां पर हमने इसमें रस्सी बांध दी, रस्सी बांधी है, तो टेंशन किसके इक्वल होगी? फोर्स के इक्वल होगी। टेंशन किसके इक्वल रहेगी? फोर्स के इक्वल। T इज इक्वल टू F।
टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, force of tension acts on a body in the direction, force of tension acts on a body in the direction away from the point of contact, is away from the point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बेटे, इसको नोट करो फिर एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी। हाँ बेटे कर लिया नोट। तो यहाँ पर ये बताया गया है बेटे कि फोर्स ऑफ टेंशन जो एक बॉडी के ऊपर रहेगा वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा। किधर रहेगा? अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो कैसे, कैसे रहेगा बेटे? देखो यहां पर ये m1 फोर्स, ये सॉरी m1 मास m2 मास, यहां पर टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो पॉइंट क्या था कि टेंशन का फोर्स जो है, टेंशन का फोर्स कहां पर है? टेंशन का फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे है। टेंशन का फोर्स कहां है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां से अवे, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां से इधर। ठीक है, तो बेटे यहां पर क्या बताया है? टेंशन जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे रहेगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस रस्सी कहां कहां किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच में है। यहां पर है तो यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूर होगा, अवे रहेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से ये रहेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से टेंशन इधर रहेगी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहां से टेंशन अवे रहेगी। क्लियर बेटे? हमने जब कल टॉपिक किया था हम ये ले रहे थे कि यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर टेंशन है, ये T है, ये T है, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, आप एक ही टेंशन मान लो। बट एक्चुअल में टेंशन जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होती है, जितने भी कांटेक्ट हो उनसे अवे रहेगी। इसके लिए ये थी बेटे, इसके लिए ये थी, इसके लिए ये थी, और इस पॉइंट के लिए टेंशन ये रहेगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो भी फर्स्ट पॉइंट क्या था? अभी आपने नोट किया कि टेंशन जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे रहेगी। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, ये मैंने कल भी बताया था बेटे कि अगर हमारी रस्सी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, इफ स्ट्रिंग इज massless and frictionless, अगर रस्सी मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, टेंशन इन द whole string is same, whole string will be same। अगर हमारी ये रस्सी मासलेस है मींस बहुत नेग्लिजिबल मास है, और बेटे यहाँ पर जो हमने ये पुली लगाई हुई है, ठीक है, जो बेरिंग लगाया हुआ है, इसमें भी फ्रिक्शन अगर नहीं है, और ये रस्सी जब इस बेरिंग के ऊपर से, इस पुली के ऊपर से ऐसे स्लाइड करेगी तो यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है। तीन चीजें, मास नहीं है, बेरिंग का फ्रिक्शन नहीं है, और बेरिंग के ऊपर जो रस्सी घूमेगी, ये बेरिंग घूमेगा तो रस्सी जाएगी, वहां भी फ्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइम पे टेंशन क्या रहेगी? हर जगह पर सेम रहेगी। जैसे ये देखो, यहां पर इस कंप्लीट इस पोर्शन में अगर टेंशन इधर से T है तो इधर से भी कितनी होगी? T होगी। यहां T है तो यहां T रहेगी बेटे। क्लियर है? अगर रस्सी के अंदर मोस्टली हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मासलेस स्ट्रिंग के ही होंगे, कंपटीशन लेवल में थोड़े बहुत आ जाते हैं,
कि मास दे दिया जाए, उसको हम डिस्कस कर देंगे। यहां पर देखो, जब भी रस्सी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में है, तो रस्सी का मास टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। कब? जब स्ट्रिंग मासलेस और हमारी पुली और जो ये वायर है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिलेटेड विद पुली, ये दोनों कैसी हो, फ्रिक्शनलेस हो। क्लियर? ठीक है। फोर्थ पॉइंट बेटे, इसके थर्ड पॉइंट, ये बी पॉइंट था, सी पॉइंट हम लिखते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन जो हमारी है, थर्ड सिचुएशन ये है कि स्ट्रिंग मासलेस है, सी पॉइंट, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस है but there is friction between pulley and string. But there is friction between pulley and string. स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन हो, स्ट्रिंग तो मासलेस है बट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। जैसे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में यहां पर ये हमने, ये हमारी पुली है, ये पुली स्ट्रिंग मासलेस है बेटे। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी डिस्कस किया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर यहां पर टी टेंशन है तो यहां पर भी टेंशन कितनी होगी, टी, यहां पर भी टेंशन कितनी होगी, टी। हर पॉइंट पर टेंशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। बट यहां पर अब इसके बाद फ्रिक्शन है पुली और स्ट्रिंग में, यहां पर फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, और अगर ये फ्रिक्शन है तो यहां पर टेंशन चेंज हो जाएगी, फोर्स चेंज हो जाएगा। इधर टेंशन T1 रहेगी और इधर टेंशन T2 रहेगी। सॉरी, यहां भी कैसी रहेगी, T1, इधर भी T1 रहेगी और इधर भी T1 रहेगी। क्यों रहेगी बेटे? क्योंकि यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, तो मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में टेंशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर फ्रिक्शन आ जाए, बीच में कोई भी फ्रिक्शन वगैरह की बात कर दे तो टेंशन क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक मासलेस थी, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं था। इस रस्सी की बात करें हम, यहां तक ना तो फ्रिक्शन था ना मास था, टेंशन क्या रही, सेम रही। अब बेटे यहां से और यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंशन हो गई, फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन आया तो टेंशन हो जाएगी चेंज। तो यहां पर टी थी तो यहां पर मान लिया कितनी है, T1। फिर देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहां पर टी है ना रेजिस्टेंस और ये मासलेस है, तो यहां कंप्लीट रस्सी के अंदर टेंशन कितनी रहेगी, कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी रहेगी, टी रहेगी। क्लियर है? और बेटे डी स्टेप, फोर्थ स्टेप है हमारा, इफ स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, स्ट्रिंग के पास कुछ मास है एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, और फ्रिक्शन भी है, इस टाइम के ऊपर क्या होगा बेटे, इस टाइम पे क्या होगा, बट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग is not massless and there is friction between pulley and string, पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन भी है, then tension will be different, जो हमारी टेंशन है वो डिफरेंट रहेगी, then tension will be different at different points of the string, different at different points of the string, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर पॉइंट पर, अब ये टी नहीं रहेगी, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी अगर मास है तो।
ठीक है। अगर मास नहीं था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में टेंशन कैसी थी, सेम। अगर मास है तो हर पॉइंट पर टेंशन कैसी रहेगी, डिफरेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। डी पार्ट, फिर इसके बाद ई पार्ट को भी हम यहीं पर अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास, ये हमने डायग्राम पहले ही बनाया था, एम मास है बेटे, एफ फोर्स है, तो यहाँ टी, सपोज इस ब्लॉक को यहां से मैं ऐसे खींच रहा हूं, इस ब्लॉक को मैं ऐसे यहां से पुल कर रहा हूं, तो बेटे यहां पर जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल। इफ देयर इज नो रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। कब, F is equal to T when there is no friction, when there is no friction। अगर फ्रिक्शन की हम बात नहीं करें तो बेटे फ्रिक्शन आएगा तब इन्हीं टॉपिक्स को हम चेंज भी करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अलग बात है, अभी हम पढ़ रहे हैं अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जितना फोर्स मैंने लगाया इस ब्लॉक को खींचने में, इस रस्सी में टेंशन उतनी ही बनेगी जितना फोर्स है। क्लियर है। इसको फिर से नोट डाउन करो बेटे एक बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे एफ पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, एफ पार्ट हमारा क्या रहेगा, एवरी स्ट्रिंग कैन बियर ए मैक्सिमम टेंशन। एफ पार्ट क्या है, एवरी स्ट्रिंग कैन बियर ए मैक्सिमम टेंशन। एफ पार्ट, every string can bear a maximum tension। सुनो भाई क्या मतलब है, हमारे पास कोई रस्सी है, हम उस रस्सी को कंटिन्यूअसली, हमने किसी सपोज ट्रक के साथ हमने उसको अटैच किया, पतली ही रस्सी है, ठीक है, हम उस रस्सी से ट्रक को पुल करने लगे, उसके अंदर टेंशन बनेगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बनेंगे, बेटे रस्सी क्या होगी, ट्रक तो बहुत ज्यादा वेट है वो नहीं जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो हर स्ट्रिंग के अंदर एक मैक्सिमम टेंशन की लिमिट होती है, उसके अंदर एक मैक्सिमम टेंशन की लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट। तो एवरी स्ट्रिंग कैन बियर ए मैक्सिमम टेंशन इफ द टेंशन in the string, if the tension in the string is continuously increasing, if tension in the string continuously increase, it will break, ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, it will break after certain limit, it will break after certain limit। ये एक लिमिट के बाद एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। द मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा टेंशन की वैल्यू होगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, maximum value of tension which a string can, maximum value of tension which a string can bear, the maximum value of tension which a string can bear without breaking, ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू टेंशन की किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टूटने, विदाउट ब्रेकिंग, टूटनी नहीं चाहिए, इसको क्या कहते हैं, इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, या इसको बेटे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं।
आगे चलकर जब हम 7th यूनिट करेंगे, अभी हम 3rd यूनिट करेंगे, 7th यूनिट में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं कि हम किसी रस्सी से 5 किलो वेट उठा रहे हैं और 6 किलो वेट उठाते ही वो टूट जाती है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 5 kg हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन विच स्प्रिंग कैन बेयर विदाउट ब्रेकिंग इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड डायमेंशन, मटेरियल और डायमेंशन के ऊपर डिपेंड होगी। ये जब हम 7th यूनिट की जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक करेंगे, जब इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बेटे टेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये पॉइंट्स एक बार रिवाइज करो। मैं 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, नोट करो बेटे पहले। देखो बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास मास m1 है, ये हमारे पास मास m2 है, ये हमने रस्सी से बांध दिए, हमने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटे, यहां पर पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड टेंशन, एक्सेलरेशन और टेंशन। और जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसी है, मासलेस है, मासलेस है। तो बेटे यहाँ पर टेंशन इधर रहेगी और यहाँ पर टेंशन इधर रहेगी। क्लियर है, ये टेंशन इधर है, T मासलेस है, तो इस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, इधर m2 इधर m1। बेटे आपको टेंशन T की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू निकालनी है। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े थे बेटे, विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ये बहुत आपको इजी लगेगा। ये देखो, ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इसके ऊपर केवल एक फोर्स लगा हुआ है, कौन सा फोर्स, जो कि टेंशन का है, और ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है डाउनवर्ड में mg फोर्स लग रहा है, और एक अर्थ ऊपर लगा रही है रिएक्शनल फोर्स, ध्यान हो तो। बट वो इक्वल और ऑपोजिट है, क्योंकि ये मास ना तो नीचे जा रहा और ना अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा, तो उनको तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो टेंशन, ये फोर्स के कारण इसके अंदर ये इक्वेशन बनेगी। समझ में आया भाई? अगर पहले वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये आपको बहुत इजी न्यूमेरिकल्स लगेंगे। अब इसमें देखो m2 में फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ये टेंशन T है, ये फोर्स F है। हाँ भाई, जा इधर रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, फोर्स राइट हैंड में ज्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट राइट हैंड में जा रहा है तो राइट हैंड ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा किस से भाई, टेंशन से। कितना भाई, m2a। क्लियर, आगे समझ में भाई। टेंशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1st एंड 2, पहले और सेकंड को ऐड कर दो, T इज इक्वल टू m1a, दूसरी क्या हो जाएगी, F माइनस P इज इक्वल टू m2a, दोनों ऐड कर दी भाई, T से T कैंसिल, F इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a। क्लियर, फोर्स कितना हो गया, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a। तो एक्सेलरेशन निकालनी थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स लगाया था, F, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, अब यहाँ पर T की वैल्यू निकालनी है, तो T की वैल्यू बेटे हम यहाँ पर पुट कर दें, ये सिंपल रहेगा, T सीधा T आ जाएगा, T इज इक्वल टू m1a है, आपने 10th के मैथ में किया होगा इस तरह से,
दो इक्वेशन से एक की वैल्यू फाइंड आउट की, दूसरे में पुट कर दी, दूसरे की वैल्यू आ गई थी। तो t की वैल्यू हमें निकालनी है, t इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितनी आई है, f m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, टेंशन की वैल्यू आ गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाने आते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगा होगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं बेटे, ठीक है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने सिस्टम में दो ब्लॉक लिए हैं, अब हम 3 ब्लॉक सिस्टम से करते हैं इसको। तीन ब्लॉक्स हैं बेटे ये हमारे पास, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। ये रस्सी से हमने बांध रखे हैं, इधर हमने F फोर्स अप्लाई किया हुआ है, A एक्सेलरेशन है। बेटे ये तीनों बंधे हुए हैं, अगर ये A से जा रहा है तो ये भी A से जाएगा और ये भी A से जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पर टेंशन बनेगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ टेंशन, ये T लेट T1 और ये कितनी है, ये भी T1 है। क्लियर बेटे? अब स्ट्रिंग के अंदर ब्रेकडाउन आ गया, टूट गई रस्सी, तो रस्सी टूटने ही मासलेस है, ठीक है, इकट्ठी है, एक लेंथ है, उसके अंदर टेंशन सेम। जैसे ही रस्सी चेंज होगी उसके अंदर, रस्सी चेंज होने का मतलब है रस्सी तो सेम मटेरियल की होगी भाई, ठीक है, वो भी ना भी हो वो अलग बात है। यहां पर इसका मतलब ये है कि देयर इज ए पॉइंट, यहां पर बीच में एक पॉइंट आ गया, ठीक है, जो कि इनको बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट की है। तो इधर टेंशन कितनी मान ली T2, इधर टेंशन कितनी मान ली T2। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2। बेटे 2 मिनट अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करो, ठीक है, फिर मैं सोल्व करता हूं। स्क्रीन पॉज करो भाई। ओके चलें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई। सबसे पहले ये m1 है, ये A एक्सेलरेशन से जा रहा था टुवर्ड्स राइट, इसके अंदर टेंशन कितनी होगी T, तो T इज इक्वल टू, इधर ही फोर्स है, T इज इक्वल टू m1A। क्लियर भाई? m2 के ऊपर आओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। m2 मैच कर रहे हो साथ साथ जो आपने न्यूमेरिकल किया, ओके सही है। m2 ये इधर क्या हो जाएगा बेटे T2, इधर कितनी है टेंशन T1 और ये इधर जा रहा है। एक राइट हैंड साइड में फोर्स लगा हुआ है T2, उसके कारण ये एक्सेलरेशन राइट हैंड में ही है। एक फोर्स लगा हुआ है T1 लेफ्ट हैंड में, बट ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है राइट हैंड में, तो ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, राइट हैंड वाला। तो T2 ग्रेटर देन T1 इज इक्वल टू m2A। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके ऊपर थर्ड बॉडी के ऊपर अगर हम लगाएं m3, इस पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, F ये इधर T2, इधर A एक्सेलरेशन, तो F ज्यादा है तभी राइट में जा रही है, F माइनस T2 इज इक्वल टू m3A। F माइनस T2 इज इक्वल टू m3A। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, थर्ड। हमें एक्सेलरेशन, जब भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो बेटे तीनों को ऐड कर दो। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तीनों को। क्या निकाल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड किया,
जब हमने ऐड किया तो फर्स्ट कितनी, T1 इज इक्वल टू M1A, सेकेंड कौन सी है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, थर्ड कौन सी है, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। तीनों को ऐड करेंगे, ये T1 कैंसल, ये T2 माइनस के इसी कारण से कैंसल हुए, F इज इक्वल टू M1A प्लस में M2A प्लस में M3A, और यहां से A कॉमन ले सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर, A कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन कितनी आ गई, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर बेटे, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, T1 फाइंड आउट करना है, तो A की वैल्यू सीधी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सबसे सिंपल निकलेगा। T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, T1 इज इक्वल टू M1, A की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, F M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज टेंशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। हमने ये T1 की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पर अप्लाई करो, T1 की वैल्यू निकाल दी, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अप्लाई करते हैं बेटे, किसमें, इसमें पुट करना चाहते हो, इसमें तो F निकलेगा, फिर इसमें भी कर सकते हो आप, इसमें भी कर सकते हो, इसमें करोगे आपके पास A की वैल्यू फाइंड आउट है, T1 की भी वैल्यू फाइंड आउट है, ठीक है। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जो आपकी विश हो उसके ऊपर, उस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर निकाल सेम आएगा। मैं दोनों से करवा देता हूं, देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अच्छा भाई, T1 की वैल्यू कितनी आई है, T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, M1 मल्टीप्लाइड बाई F, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाकर प्लस, F M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर, मल्टीप्लाइड प्लस M2, एक्सेलरेशन कितना आया हमारा, F एक्सेलरेशन कितनी आई, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है, जो कॉमन है उनको निकाल दो, T2 कितनी आएगी, M1 प्लस M2, F M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। ये वैल्यू किसकी आई है, T2 की वैल्यू आई है, हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट की थी। आ गया समझ में। अब देखो आप जो थर्ड इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करके देखो, थर्ड इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करके देखते हैं तब क्या हमारा आंसर यही आना चाहिए, बिल्कुल यही आना चाहिए। करो ट्राई, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A, इसके अंदर जब पुट किया भाई, F माइनस M3A इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, F माइनस M3 इज इक्वल टू T2। F किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई M1 प्लस में M2 प्लस में M3, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस M3A इज इक्वल टू T2। क्लियर, यहां से बेटे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं A M1 या M1A प्लस M2A प्लस M3A माइनस M3A इज इक्वल टू T2। M3A से M3A कैंसल,
ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू T2। और ए किसके इक्वल है भाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए किसके इक्वल है, m1 प्लस m2, ए को हम लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है, इज इक्वल टू ए, सॉरी इज इक्वल टू T2, ये T2 के इक्वल है। तो मैच करो बेटे, m1 प्लस m2 f m1 m2 m3। क्लियर है बेटे, ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 4 हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है सारे तो, ठीक है। कुछ भी आ जाए बेटे, सबसे सिंपल ये रहेगा, टुमारो वी विल डिस्कस वर्टिकल मोशन। एक बॉक्स, उसके नीचे दूसरा बॉक्स, उसके नीचे तीसरा बॉक्स रस्सी से बांधे हुए हैं, उनको हम अलग से समझेंगे। बेटे आपकी बुक में, रेफरेंस बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई देम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।